अब टॉपिक है वही अक्ष से आगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना निरक्ष पर। किस पर? निरक्ष पर। तो सबसे पहले ये निरक्ष क्या होता है, पॉइंट याद है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, -q और +q आवेश से निर्मित। आवेशों के मान समान होने चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। को निकटतम दूरी तक रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। निकटतम दूरी तक उनको ले आए। एक आवेश यहां पर उपस्थित है, एक आवेश यहां पर उपस्थित है, दोनों आवेशों में आकर्षण बल लगेगा। अब इन दोनों आकर्षण के कारण दोनों आवेशों को यहां तक ले आए, इतनी दूरी पे। अभी अपने आप यहां रुक गए तो इस जो निकाय बनेगा यहां पर दोनों आवेशों का, इस निकाय को क्या कह देते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव में अक्ष क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा अक्ष कहलाती है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, अक्ष। एक आता है निरक्ष, या निरक्ष को नाम दे दिया जाता है विषुवतीय अक्ष। निरक्ष या निरक्ष को क्या नाम दे दिया जाता है, विषुवतीय अक्ष। ये निरक्ष या विषुवतीय अक्ष क्या होता है, अक्ष के मध्य बिंदु। अक्ष के मध्य बिंदु याद रखना, अक्ष का मध्य बिंदु द्विध्रुव का भी मध्य बिंदु होता है। अक्ष के मध्य बिंदु कह दो या द्विध्रुव का मध्य बिंदु कह दो, एक ही बात है। अक्ष के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत, या सीधा जो कह सकता हूं, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत जाने वाली या गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष या विषुवतीय अक्ष। क्या कहलाती है बेटा, निरक्ष या विषुवतीय अक्ष। अब यहां मेरा पॉइंट है, मैं कह रहा हूं इस निरक्ष पर या विषुवतीय अक्ष पर किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कहां करनी है, इन पॉइंटों पर कहीं ना कहीं, किसी एक पॉइंट पर। वो पॉइंट इस रेखा पर कहीं भी उपस्थित हो सकता है, क्योंकि ये रेखा कौन सी रेखा होती है, निरक्ष वाली रेखा। तो निरक्ष वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करें, एक एक स्टेप पर चलें। तो अपना पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, और वो किस पर, निरक्ष पर। मैं सबसे पहले यहां एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा हूं। यहां माना ये -q आवेश और माना यहां पे कौन सा आवेश है, +q आवेश। -q आवेश बिंदु ए पर स्थित है, +q आवेश बिंदु बी पर स्थित है। माना -q और +q आवेश से निर्मित क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव। -q आवेश कौन से बिंदु पर हो गया, ए पर, +q आवेश कौन से बिंदु पर हो गया, बी पर। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु क्या मान लिया, O। मध्य बिंदु क्या मान लिया, O। और मध्य की दूरी क्या मान लेते हैं, वही थोड़ी देर की पल है, 2a। मध्य बिंदु O है और मध्य की दूरी क्या है, 2a। मध्य बिंदु किससे, O से, निरक्ष पर। किस पर बेटा, निरक्ष पर या विषुवतीय अक्ष पर। याद रखना, अगर क्वेश्चन में निरक्ष लिखा जाए तो आप लिखेंगे निरक्ष पर, और क्वेश्चन में विषुवतीय अक्ष लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, विषुवतीय अक्ष पर। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, दोनों का मीनिंग एक है, निरक्ष या विषुवतीय अक्ष। निरक्ष पर r दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, P। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर बिंदु कौन सा स्थित है, P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब ये कैसे आएगा, तो पहले बेटा मैं यहां से मान लो मुझे -q आवेश के कारण चाहिएगी, तो -q आवेश से ऐसे दूरी चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ के आ चुके होते हैं q आवेश से r दूरी पर बिंदु P। r दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर kq/r। तो मुझे आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए, सीधी दूरी। तो यहां आवेश कहां है, A पर, सीधी दूरी कहां है, AP, ये रही। ऐसे ही आवेश कहां है, B पर, और सीधी दूरी क्या रहेगी, ये रही। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिशा कैसे रहेगी, -q आवेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल रेखाओं की दिशा, और +q आवेश से बाहर की ओर होती है विद्युत बल रेखाओं की दिशा।
तो बाहर की ओर हो गई, तो यहां पे बल रेखाएं कैसे जाएंगी, प्लस क्यू आवेश से तो बल रेखाएं कैसे बनेंगी, ऐसे बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश पे बल रेखाएं कैसे बनेंगी, ऐसे अंदर की ओर। प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र को क्या नाम दे देता हूं, E1, और माइनस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र को क्या नाम दे देता हूं, E2। ये दूरी क्या है, A, और ये दूरी क्या है, R। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा, R स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे ये दूरी भी हो जाएगी, इसका मान लिखना चाहे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, वही अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब अलग अलग एक एक के कारण निकालते हुए चलेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, देखो बेटा, इसको E1 नाम दे दें। E1 बराबर सूत्र तो वही है KQ बटे R। R की जगह पे क्या है, BP। R की जगह पे क्या है, BP का स्क्वायर। इधर मैं यह सदिश राशि लूंगा तो दिशा कहां रहेगी, B से P की ओर, तो इधर क्या कर देते हैं, BP पे कैप। B से P की ओर दिशा है तो BP दिशा का इकाई सदिश काम में ले लिया जाएगा। अब BP का मान कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां पर क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो मैं एक बार और एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गया, KQ बटे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और BP पे कैप। अंडर रूट होल स्क्वायर कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, BP पे कैप। और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 1। समीकरण क्या कह दिया इसको, 1। यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण, कौन से आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब किसके कारण लेना है, माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण लेना है बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण। निकालो भाई, निकालना तो पड़ेगा। तो यहां लिख देता हूं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कौन से बिंदु पर लेके चल रहा हूं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, देखो इसको मैं E2 नाम दे देता हूं, वेक्टर सदिश रूप में लेंगे। कौन सा नाम दे दिया जाए, E2 बराबर क्या आएगा, देखो KQ की जगह पे KQ बटे दूरी कहां से ली जाएगी, AP लिख दो और चाहे PA लिख दो, एक ही बात है वो तो, लेकिन दिशा कहां रहेगी, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश पर दिशा हमेशा अंदर की ओर आती है। तो दिशा कहां रहेगी, अंदर की ओर। तो मैं PA लिख देता हूं, PA का स्क्वायर और PA पे कैप। अब वापस से देखो वही मान लिखा जाए, KQ, PA का मान क्या आ रहा है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और PA पे कैप। अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ गया, KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और क्या आ गया, PA पे कैप। और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं, 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया। परिमाणिक रूप में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व किससे बेटा, 2 से। E1 का परिमाण और E2 का परिमाण कैसा आएगा, एक दूसरे के बराबर। क्या आएगा, KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं, 3। यहां पर E1 और E2 को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है और कक्षा 11वीं में पढ़ लेते हैं, दो सदिश राशियां एक दूसरे के समदिश हों या एक दूसरे के विपरीत हों तो उनको सीधा जोड़ा जा सकता है। क्योंकि समदिश होने पर दोनों के मध्य में प्लस का चिन्ह आ जाएगा और विपरीत होने पर दोनों के मध्य में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। लेकिन यहां तो समदिश नहीं है तो एक साथ चिन्ह तो नहीं आएगा। एक साथ चिन्ह नहीं आएगा तो इनके घटक वियोजित करने पड़ेंगे। क्या बांटने पड़ेंगे बेटा, घटक। और घटकों के लिए आपको बता दिया गया कई बार, जिस किसी भौतिक राशि के घटक बांटने हो उसके साथ कोण का निर्धारण करना पड़ता है। तो जैसे मैं इसके घटक बांट रहा हूं, बीच में ले लेंगे उस भौतिक राशि को,
तो E1 यहां पर है, तो यहां से दो लंबवत लाइन खींच लो। एक लंबवत लाइन तो ये मान ली और एक लंबवत लाइन मैंने ये मान ली। दो लंबवत लाइन हो गई, एक ये रही और एक ये रही। अब देखो इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाता है, थीटा। ये दो समांतर रेखा रहेंगी, दो समांतर रेखाओं को काट, तिरछी रेखा काट रही है, तो ये कोण थीटा हो गया। अब मैंने आपको बता रखा है कक्षा 11वीं में खूब घटक बांटना पढ़ के आए हैं अपन। कैसे बांटते हैं, जिस किसी घटक के साथ या जिस भुजा के साथ जिस भौतिक राशि का घटक बांट रहे हैं उसमें कोण का निर्धारण करना है। कोण वाला घटक हमेशा क्षैतिज घटक होता है या cos थीटा वाला घटक होता है। जिसके साथ थीटा कोण बनता है वो कौन सा घटक होता है, cos वाला। तो यहां पर E1 ये कौन सा घटक हो गया, E1 cos थीटा, तो ये कौन सा घटक हो जाएगा, साइन वाला, ये हो गया E1 sin थीटा। E1 के घटक हो गए। ऐसे E2 के निकालना है, E2 ये बीच में, ये वाली भुजा किसको नोट कर रही है, E2 के, तो इसको बीच में लो। एक घटक तो यही हो जाएगा और एक घटक कहां हो जाएगा, ये नीचे। दो लंबवत रेखा हो गई। अब वापस से ये कोण थीटा है, तो ये जेड आकृति के कोण हो गए और ये कोण भी क्या हो गया, थीटा। फिर वही बात, थीटा वाला घटक cos में आएगा और थीटा के विपरीत वाला घटक साइन में आएगा। तो ये कौन सा हो गया अपने पास, E2 cos थीटा, और ये कौन सा घटक हो गया, E2 sin थीटा। तो यहां पर अपने को लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी यहां पे, लाइन। लाइन क्या होगी, निरक्ष पर, किस पर बेटा, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए इसे घटकों में वियोजित करना पड़ता है। किसमें वियोजित करना पड़ता है, घटकों में। अब यहां देखा जाए ऊर्ध्वाधर घटक एक तो ऊपर गया और एक कहां गया, नीचे। यहां ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान है क्योंकि E1 E2 बराबर है और sin थीटा बराबर है। परिमाण में एक दूसरे के समान हैं और दिशा में एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत। यहां दोनों घटक परिमाण में एक दूसरे के समान और दिशा में एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तथा परिणामी का मान केवल किससे प्राप्त होता है, क्षैतिज घटकों से प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों क्षैतिज घटकों की दिशा कैसी है, एक समान। दोनों क्षैतिज घटकों की दिशा कैसी है, एक समान। तो परिणामी का मान क्षैतिज घटकों से प्राप्त होता है। तो लाइन क्या लिखी, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित करना होता है। यहां क्षैतिज घटक दिशा में समान होने के कारण परिणामी देते हैं तथा ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इनमें ऊर्ध्वाधर को पहले लिख दो और चाहे क्षैतिज को पहले लिख दो, कोई अंतर नहीं होता, दोनों का मान समान। तो अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर क्या आएगा, देखो E बराबर आ गया, लिख सकता हूं मैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब दिशा को और देख लो, विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहां होती है, माइनस से प्लस की ओर, कहां से चल रही है, ए से बी की ओर। और जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो कहां आ रहा है, ऐसे, समांतर दिशा में विपरीत। भाई विद्युत द्विध्रुव की दिशा यहां है और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आ रहा है, उसकी दिशा ये रही। ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। तो दोनों की दिशा कहां हो गई, एक दूसरे के विपरीत। और विपरीत दिशा को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस के चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। तो दिशा के लिए क्या लगा देता हूं, माइनस का पी कैप। दिशा के लिए क्या लगा देते हैं, माइनस का पी कैप। अब समीकरण नंबर 3 से मान रख दो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो E बराबर क्या आ गया, देखो बेटा, KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा, माइनस का पी कैप। समान भौतिक राशि हो गए, समान वैल्यू हो गए, तो कितना हो जाएगा मान, 2 गुना। तो क्या हो गया बेटा, ये 2KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इनटू में क्या आ गया, cos थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, पी कैप। अब देखो जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया, यहां पर कहीं पर भी थीटा का जिक्र नहीं है, कोण का जिक्र नहीं है, तो सबसे पहले cos थीटा को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा बेटा, cos थीटा को।
तो त्रिभुज कौन सा काम में ले लेते हैं, ओ बीपी काम में ले लो चाहे ओ एपी काम में ले लो। तो त्रिभुज ओ एपी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ओ सॉरी पाइथागोरस प्रमेय नहीं आएगी। त्रिभुज ओ एपी में क्या इसको हटाना है, cos थीटा को, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, नीचे वाला आधार होता है, ये क्या हो गया कर्ण। आधार क्या हो गया ए और कर्ण क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो आधार क्या हो गया अपने पास ओ ए, इधर से लेके चल रहा हूं तो क्या हो गया ओ ए आधार हो गया, और ये क्या हो गया इसका कर्ण ए पी। तो क्या हो गया ये ओ ए बटे ए पी। तो cos थीटा का मान ओ ए का मान क्या है ए और ए पी का मान क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तब अब ई का मान क्या आ गया, देखो के क्यू और क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ये माना जाएगा। तो क्या आ गया बेटा ए बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया पी कैप। एक और एक कितनी घात होगी, एक घात तो यहां पे, एक बटे दो घात यहां पे, एक प्लस एक बटे दो कितना हो जाता है, एक बटे में एक करके लग दो तो क्या हो जाएगा 3 बटे 2। एक प्लस एक बटे दो कितना हो जाएगा 3 बटे 2। तो अब जो घात हो गई वो घात कितनी आ जाती है यहां पे 3 बटे 2। तो ई बराबर क्या आ गया, देखो के क्यू इंटू में यहां पे क्या आ चुका है ए, के क्यू इंटू में क्या आ गया ए, एक मिस्टेक और छोड़ चुका है, यहां से 2 हटा दिया तो यहां पे क्या आ गया 2 के क्यू ए, और बटे में क्या आ गया बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी आ गई 3 बटे 2 और माइनस का क्या हो गया पी कैप। अब वही मान मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, तो ई बराबर के को बाहर लग दिया और मैंने लिख दिया 2 ए क्यू इंटू में क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3 बटे 2 और माइनस का पी कैप। ये किसका मान होता है, पी का द्विध्रुवाग गुण का। तो चूंकि पी बराबर क्या होता है 2a क्यू और a का मान बहुत ज्यादा छोटा हो क्या r हो, तो ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे नगण्य मानकर, क्या करने पर छोड़ने पर। तो अब देखो ई का मान क्या आ गया, सॉरी वेक्टर नहीं लगाया, ई बराबर देखो के पी बटे आर स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी 3 बटे 2। तो आर स्क्वायर की घात 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया और यहां पर क्या आ रहा है माइनस का पी कैप। तो ई बराबर क्या आ गया के पी बटे आर की घात 3 और माइनस का पी कैप। ये मान प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझ लें, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो निरक्ष पर गणना करने के लिए निरक्ष क्या होता है पहले ये जाने, अक्ष के लंबवत, किसके लंबवत, अक्ष के लंबवत जाने वाली सरल रेखा कौन से बिंदु से, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत जाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष या विषुवतीय अक्ष। मैं विद्युत द्विध्रुव लेके चला, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित, मध्य बिंदु क्या मान लिया ओ, दूरी क्या मानी दोनों आवेशों के मध्य की 2a, ओ से निरक्ष पर r दूरी पर बिंदु P माना। तो बिंदु P की माइनस क्यू आवेश से दूरी निकाली और बिंदु P की प्लस क्यू आवेश से दूरी निकाली, दोनों से दूरियां कितनी आ रही है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला, सीधा सीधा सूत्र लगाया, और दिशा प्लस क्यू आवेश से हमेशा कहां होती है बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश पर कहां होती है अंदर की ओर। तो प्लस क्यू आवेश पर बाहर की ओर यानी बी से पी की ओर, आवेश से बिंदु की ओर, और माइनस क्यू पर आ रहेगी बिंदु से आवेश की ओर, पी से ए की ओर, यानी बिंदु से आवेश की ओर। मान लिया बीपी का मान रख दिया, अंडर रूट से होल स्क्वायर हटा दिया, ये आ गया। ऐसे कैसे यहां पे दोनों का परिमाणिक मान ले लिया, दोनों का परिमाण निकाल लिया तो बराबर आ रहा है। अब मैं आपको बार बार कह के चल रहा हूं, कक्षा 11वीं से आपको टीचर्स बताते हैं कि यदि दो सदिश राशियां एक दूसरे के समदिश हों या एक दूसरे के विपरीत हों तो उनको सीधा एक बार में जोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि वो किसी विशेष कोण पर हों
तो उनको हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि विशेष कोण पर होने पर भौतिक राशि को घटकों में वियोजित करना पड़ता है। किसमें वियोजित करना पड़ता है? घटकों में। तो यहां एक ये विशेष कोण पर उपस्थित हो गए दोनों, एक E1 तो इधर जा रहा है बाहर की ओर और E2 ऐसे आ रहा है अंदर की ओर, तो ऐसे किसी ना किसी विशेष कोण पर उपस्थित हो गए ये इस प्रकार से। अब विशेष कोण पर हो गए तो यहां एक लाइन लिखनी पड़ेगी, घटक बांटने पड़े। घटक अपन कक्षा 11वीं में बांट के चलते हैं। जिससे भौतिक राशि का घटक बांटने में थोड़ा सा यहां पे समझा देता हूं। किसी भी भौतिक राशि का घटक बांटना हो, जैसे ये कोई भौतिक राशि है, इसका घटक बांटना है, तो आप डायरेक्ट इस भौतिक राशि के साथ दो परपेंडिकुलर लाइन बना लो। सीधा तरीका, मैं केवल शॉर्ट में समझा रहा हूं कौन सा घटक लिया जाता है। ये भौतिक राशि कोई भी मान लेते, बी मान लिया मैंने, इसका घटक बांटना है। अब इसके साथ एक कोण का निर्धारण करो, कौन कौन सी भुजा के साथ बन रहा है। इसके साथ कोण बन रहा है तो ये घटक हो जाएगा बी कॉस थीटा, इसके साथ नहीं बन रहा है तो ये घटक हो जाएगा बी साइन थीटा। नहीं, मैं कह रहा हूं कोण यहां नहीं बन रहा, कोण यहां बन रहा है, तो ये घटक कौन सा हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और ये घटक कौन सा हो जाएगा? बी साइन थीटा। इस प्रकार से घटक बांटते हैं। तो घटक बांट दिए। घटक बांटते ही हमने पास जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो गए, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और क्षैतिज घटकों के कारण परिणामी प्राप्त हो जाएगा। तो परिणाम क्षैतिज घटकों से प्राप्त हो गया। और यहां जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा है वो तो आ रही है ऐसे, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है ऐसे, इसके विपरीत। तो दिशा के लिए अपन ने क्या कर दिया? माइनस पी कैप लगा दिया। समीकरण 3 से मान रखा, दोनों मान बराबर हो गए, 2 का मान आ गया। कॉस थीटा का या थीटा का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो अपन ने कॉस थीटा का मान निकाला त्रिभुज से, चाहे उसमें अपन ए ओपी काम में ले लें चाहे बी ओपी काम में ले लें, दोनों से एक ही मान आएगा। कॉस थीटा का मान रख दिया, यहां तक मान आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख देते हैं 2AQ, क्योंकि मुझे विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लिखना है। 2AQ के रूप में लिख दिया। 2AQ मान होता है पी का, और जब कोई एक भौतिक राशि बहुत ज्यादा छोटी हो तो उसे नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो हमने यहां दूसरी भौतिक राशि को नगण्य मान के छोड़ दिया और यह उत्तर आ गया। ठीक बेटा, इस प्रकार से अपना विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना प्राप्त होती है। ठीक है, इसको फिर से पहले रफ कॉपी में करके देखेंगे, और गलत होता है तो फिर वापस से वीडियो देखेंगे, और वापस से वीडियो देखने के बाद पुनः रफ कॉपी में करके देखेंगे। फेयर कॉपी में आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। एक एक टॉपिक को कम से कम 2 या 3 बार आप देखेंगे तो शायद आपके सब कुछ समझ में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक बेटा, पढ़ते रहना घर पर बैठ के।